एवरीवन, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? ओके, तैयारी चल रही है? यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से चल रही है? ओके, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करते रहिएगा। ओके, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के 3 लेक्चर हो गए। ओके, तो हम लोग क्या पढ़े उसके अंदर? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सेकंड में क्या पढ़े थे? द आइडिया ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे कैसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसके अंदर क्या था? जीडीपी था, एनडीपी था, जीएनपी और एनएनपी। और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? जीडीपी पढ़ चुके हैं और एनडीपी पढ़ चुके हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2, और देखे थे किस टाइप से यूपीएससी जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी जो तैयारी की स्ट्रेटजी को अच्छे से सही दिशा दे सकते हैं उस तरीके से, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने से पहले क्या सॉल्व करेंगे? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो दो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यूपीएससी जो कॉन्सेप्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। फैक्ट बेस्ड जो होता है बट कॉन्सेप्चुअल हो, फैक्ट बेस्ड तो है बट कॉन्सेप्चुअल हो। अगर आपको पता है और उसके बाद आप थोड़ा सा दिमाग यूज कर सकते हैं, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीएनपी भी पढ़ेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। ओके, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विथ रिफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, विथ रिफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? with reference to the Indian economy, consider the following statements. Consider the following statements. कौन कौन से स्टेटमेंट दिया? पहला स्टेटमेंट क्या है? A share of household saving, a share of household saving का मैक्सिमम अमाउंट किसमें जाता है? गवर्नमेंट बोरोइंग में जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है। अब सी हम लोग क्या है, हम लोग जो सेविंग करते हैं वो कहाँ रखते हैं? या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या तो बैंक के अंदर रखते हैं। और गवर्नमेंट क्या करता है? म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट से या तो गवर्नमेंट से बैंक से क्या ले लेता है? उधार ले लेता है। तो जो मैक्सिमम शेयर है, जो हाउस होल्ड का सेविंग का है मैक्सिमम शेयर, वो किस कहाँ जाता है? गवर्नमेंट बोरोइंग में। ये पहला स्टेटमेंट है। और ये पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। आप अगर पता है, मतलब कॉन्सेप्ट है बट फैक्ट्स तो है बट कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स है। ओके, अगर पता है तब आप टिक कर लोगे इसको आराम से। समझ में आया? तो देखते हैं। अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड financial saving goes towards government borrowing, goes towards government borrowing। ये पहला स्टेटमेंट है और पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, अगर आप पढ़े हो तो टिक कर लोगे तुरंत आराम से। अब दूसरा स्टेटमेंट, ये तो मतलब 50% आप सही हो गए। ऊपर वो 50% जो दूसरा स्टेटमेंट है वो 50% जो डिसाइड करेगा कि आप 100% सही हो कि नहीं हो, क्योंकि आप या तो 100% सही हो या तो बिल्कुल सही नहीं हो। समझ में आ गया? दूसरा स्टेटमेंट क्या है? डेटेड सिक्योरिटी इशूड, डेटेड सिक्योरिटीज issued at market related rates, at market related rates in auctions from a large component of internal debt, large component of internal debt। ओके, तो क्या है? डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन, ओके, फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। अगर आप सिक्योरिटी वाला पोर्शन इकोनॉमी का अच्छे से पढ़े हैं तो स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं? तुरंत टिक कर देंगे, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। समझ में आ गया? तो जो इंटरनल डेप्ट होता है
और उसका लार्ज कंपोनेंट जो होता है वो इंटरनल डेट का कहाँ से आता है, जो डेटेड सिक्योरिटीज होते हैं उससे आता है। समझ में आ रहा है? अगर आप पढ़े हो सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। ओके, कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े हो तभी आप इसको टिक कर पाओगे। ये फैक्ट्स मतलब तो है बट कॉन्सेप्चुअल फैक्ट है, ये ध्यान देना। दोनों स्टेट अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन दे दिया, मतलब ऑप्शन दे दिया ए बी सी और डी। इसमें पहला सही है, विच स्टेटमेंट आप करेक्ट पूछा है। इसमें दूसरा सही है, इसमें दोनों सही है, इसमें दोनों सही नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? इसमें दोनों सही नहीं है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी पार्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप लास्ट क्लास में हम लोग फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, इस क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। समझ में आ? तो आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है पढ़ाई कैसे करनी है, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन पिक कर रहा हूं जिससे कि आपको सही डायरेक्शन मिल सके। ओके, केवल पढ़ते नहीं रहना है, पढ़ने के साथ जब क्वेश्चन पिक करोगे प्रीवियस ईयर्स का ना, तब अपनी राइट स्ट्रेटजी क्या कर सकते हो, बना सकते हो और आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो और मेंस एग्जाम दे सकते हो। समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और एक कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। ओके, पक्का, नो प्रॉब्लम। चलो तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जो है ना वो इकोनॉमिक्स तो है बट इट वाज देयर इन न्यूज। अब आप समझो कि किस तरीके से न्यूज को पढ़ना है, किस तरीके से न्यूज को पढ़ना, इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब इकोनॉमी से रिलेटेड जब न्यूज आए तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता है वहां से, तो ध्यान दीजिएगा। फिनेंस, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा क्वेश्चन है रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर ये न्यूज पढ़े हो तभी आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ओके, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी are related to are related to the provisions of lending by which of the following organization, by which of the following organization। ऑप्शन क्या दिया है, पहला पहला दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बैंक, दूसरा ऑप्शन दे दिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फंड। तीसरा स्टेटमेंट दे दिया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल इनिशिएटिव, फाइनेंस इनिशिएटिव। ओके, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव। फोर्थ दे दिया है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। अगर आपने न्यूज पढ़ा है, अगर आपने न्यूज अच्छे से पढ़ा है तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन में क्या है, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंडिंग? ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन किस चीज के लिए? जो रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, बहुत तेज क्रेडिट जो कर देती है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आप न्यूज पढ़े हो तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नहीं तो नहीं सॉल्व कर सकते। पक्का समझ में आ गया? तो कैसे न्यूज पढ़ना है, आइडिया आ गया, आइडिया मिल गया। आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीएनपी। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, लास्ट टू लास्ट क्लास में जीडीपी पढ़े थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, एनडीपी पढ़े थे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज क्या पढ़ेंगे, जीएनपी, थर्ड वन, जीएनपी,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, ये क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? इट इज अ जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो होता है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर कौन कौन सा सेक्शन आता है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ओके, तो जीएनपी के अंदर क्या आ गया? ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर जीडीपी के अंदर क्या था? ऑल the value, the final values of goods and services which is produced within the boundary of nation in a year। बाउंड्री ऑफ नेशन के, तो ट्रांस बाउंड्री की बात नहीं हो रही थी वहां पे, पर यहाँ पे जीएनपी में क्या बात हो रही है? जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें बात क्या हो रही है? इसमें ट्रांस बाउंड्री ओके इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी। ध्यान देना, ऐसे उठा के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ देगा। ओके, ऐसे पढ़ना है। ओके, समझ में आ गया? तो जो है इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इन्वॉल्व है? रेमिटेंस, ओके, प्राइवेट रेमिटेंस। ध्यान देना, प्राइवेट रेमिटेंस, कभी कभी गवर्नमेंट रेमिटेंस दे देगा, ऐसा कुछ नहीं था। प्राइवेट रेमिटेंस, ओके, प्राइवेट रेमिटेंस। प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब क्या है? जैसे इंडियन वर्कर्स हैं, दे आर गोइंग टू यूएस, यूएई और यूके, सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां काम करते हैं, वहां से पैसे अपने घर में इंडिया भेजते हैं, तो क्या होता है? वो रेमिटेंस होता है। तो रेमिटेंस में तो इंडिया क्या है? वर्ल्ड लीडिंग कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ आता है? इंडिया में आता है। कितना आता है? अकॉर्डिंग टू 2023 $125 बिलियन। कितना? $125 बिलियन। बिलियन डॉलर है, $125 बिलियन। समझ में आ गया? $125 बिलियन। उसके बाद कौन है? मेक्सिको है। उसके बाद कौन है? चाइना है। टिल 2017-18 सेकेंड पोजीशन पे चाइना था। अब फर्स्ट पे इंडिया, सेकेंड पे मेक्सिको, थर्ड पे चाइना आ गया है रेमिटेंस रिसीव करने में। समझ में आ गया? तो कितना रिसीव करता है इंडिया? अराउंड $125 बिलियन। समझ में आ गया? इन 2023 में किया इस प्राइवेट रेमिटेंस। और सबसे ज्यादा अब पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे देगा। ओके, कौन से कंट्री से इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है? सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से आता है? यूनाइटेड नेशन से आता है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से आता है? यूनाइटेड नेशन से आता है। कितना आता है? अराउंड 23.4%। अराउंड 23.4%। ओके, स्टेटमेंट में पूछेगा, स्टेटमेंट में। और सेकंड में कौन आता है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, कितना आता है? अराउंड 18%। ओके, अराउंड 18% आता है। थर्ड पे कौन आता है? यूके। ओके, अराउंड 8.5% के करीब आता है। ओके, फोर्थ पे कौन आता है? सऊदी अरेबिया। लाइक दैट। तो इतना समझ में आ गया? पक्का? लाइक दैट यूपीएससी स्टेटमेंट दे देगा और पूछ देगा। अगर पता है तो सऊदी, सिंगापुर आता है, सिंगापुर। वो फिफ्थ पे आता है, फिफ्थ पे आता है सऊदी अरेबिया। ओके, समझ में आ गया? अगर पता है तो काम बन जाएगा, नहीं तो पता नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्या है? स्टेटमेंट वाइज दे देगा कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से आता है? यूएस से आता है, ओके, 23.4, यूएई से आता है 18 पॉइंट, यूके से आता है 6.8, 5 पॉइंट समथिंग। ओके, लाइक दैट दे आर द रेमिटेंस इंडिया रिसीविंग फ्रॉम दीज कंट्रीज। समझ में आ गया? ओके, तो कभी कभी स्टेटमेंट देगा यूएई इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस प्रोवाइडेड टू द इंडिया। तो यूएई से जो है लार्जेस्ट रेमिटेंस आता है। ओके, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहां से आता है? यूएस से आता है। तो स्टेटमेंट में खेल सकता है यूपीएससी। तो जब आप ऐसे चीजों को पढ़ो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ओके, और अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहो। और क्वेश्चन तभी आप पूछोगे ना जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी आपके दिमाग में आपका दिमाग जो प्रोसेस करने लगेगा और क्वेश्चन पूछने लगेगा आपसे। अदरवाइज नहीं पूछ पाएगा। दिस इज द बेस्ट वे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को प्रोसेस करना चाहते हो
और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो, मेंस क्लियर करना चाहते हो, तो इससे इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो एक आपका दिमाग प्रोसेस करने लगेगा और पढ़ते वक्त कैसे आपको पढ़ना है। ओके, एक तरीके से क्या है, ये नोट्स है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स बना लेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। प्रीलिम्स तो कोई रोक ही नहीं सकता। ओके, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पक्का आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। फर्स्ट कौन सा है, प्राइवेट रेमिटेंस। फर्स्ट क्या था, प्राइवेट रेमिटेंस। सेकंड क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एक्सटर्नल लोन। एक्सटर्नल लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एक्सटर्नल लोन। ऐसा नहीं कि इंडिया केवल लोन लेता है फ्रॉम एक्सटर्नल, ओके, इंडिया देता भी है, बट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग इंडिया का जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया क्या है, नेट बोरोवर है। ध्यान देना, इंडिया क्या है, नेट बोरोवर है। इंडिया कुछ कंट्री को लोन देता भी है, बट जो लोन लेने का प्रोसेस है, लोन लेने जो इंडिया जो लोन लेता है वो अधिक मात्रा में लेता है, इसलिए क्या है, इंडिया इज अ नेट बोरोवर। समझ में आ गया, इतना ध्यान देना। एक्सटर्नल ग्रांट, एक्सटर्नल grants, okay, India is receiving the grants from few countries and the bodies like United Nation, bodies like United Nation की जो bodies हैं, United Nation Development Program, वहां से थोड़ा सा grants इंडिया को मिलता है, but India is giving a more grants to the different countries, okay, on the name of humanitarian grants देता है, development grants देता है। after the globalization के कारण, ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया ग्रांट्स देना शुरू कर दिया, ह्यूमैनिटेरियन एड देता है, एड देता है, डेवलपमेंट के लिए देता है। ओके, तो जो एक्सटर्नल ग्रांट है इंडिया ज्यादा देता है, ओके, कंपेयर टू जितना रिसीव करता है। ये ध्यान देना, ऐसा ही स्टेटमेंट था कि यूपीएससी पूछ देगा। ओके, सो दिस थ्री थिंग्स है, बट अगर तीनों चीज को इंक्लूड किया जाए तो जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो क्या होता है, निगेटिव होता है इंडिया के केस में। ओके, इंडिया के केस में निगेटिव होता है। जो ये प्लस है एक्चुअली क्या है, वो माइनस हो रहा है। क्यों, कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो अधिक मात्रा में है, प्लस ट्रेड डेफिसिट, जो ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट के कारण जो होता है, जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाता है वो क्या हो जाता है, इंडिया के केस में क्या है, निगेटिव हो जाता है। तो जो जीएनपी होता है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाता है। ओके, क्योंकि प्लस माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में जो जीएनपी होता है वह जीडीपी से छोटा हो जाता है। समझ में आ गया। तो जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है वो अधिक देना पड़ता है, प्लस जो ट्रेड डेफिसिट के कारण, ओके, ट्रेड डेफिसिट के कारण जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो इंडिया के केस में क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो इसलिए जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाता है, तो जीएनपी उस केस में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। समझ में आ गया, पक्का 100%। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब डिफरेंट यूजेज ऑफ अ जीएनपी पढ़ते हैं, डिफरेंट यूजेज ऑफ अ जीएनपी विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। डिफरेंट यूजेज ऑफ, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डिफरेंट यूजेज ऑफ व्हाट, एनडीपी, तो लाइक दैट ओनली डिफरेंट यूजेज ऑफ जीएनपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफरेंट यूजेज ऑफ जीएनपी, डिफरेंट यूजेज ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू विच क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल जो डिफरेंट यूजेज होता है जीएनपी का वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ। जो आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ रैंक करता है नेशन को। ओके, आईएमएफ रैंक करना, फर्स्ट थिंग क्या है, जितने भी हो, जीडीपी हो या एनडीपी हो या जीएनपी हो या एनएनपी हो, वो किस लिए यूज होता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए होता है। ओके, तो जीएनपी इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू विच IMF ranks the nation in terms of the volume। समझ में आ रहा है, ये किस लिए यूज होता है, टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू विच
अकॉर्डिंग टू विच IMF जो है क्या करता है, रैंक करता है नेशन को, रैंक्स द नेशन, ओके, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट परचेजिंग पावर पैरिटी, एट परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब कितना क्षमता है खरीदने का, उस पर वॉल्यूम के केस में IMF जो होता है नेशन को क्या करता है, रैंक करता है, किसके किसके अनुसार, GNP के अनुसार। अब क्या होने लगा, अब GDP के अनुसार भी IMF रैंक करने लगा है नेशन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट परचेजिंग पावर पैरिटी। ये दिस इज द यूज ऑफ अ GNP, दिस इज द यूज ऑफ अ GNP। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। कोई भी डाउट्स हो तो जरूर पूछिएगा आप लोग, कोई भी डाउट्स हो तो। GNP क्या होता है, GNP इज द लाइक नेशनल इनकम होता है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम according to which IMF ranks the nation in terms of volume at purchasing power parity, okay, but now जो है nowadays IMF जो है GDP का भी यूज करने लगा है in terms of volume to rank the nation at purchasing power parity, got it, no problem। सेकंड, फर्स्ट था, सेकंड क्या है, सी हमने GDP में क्या पढ़ा था, GDP क्या करता है, एक GDP जो होता है क्वालिटी, जो GDP बात करता है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पर बात करता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी में बात करता है, ओके। तो GDP जो होता है वो इंटरनल स्ट्रेंथ को शो करता है, बट जो GNP है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी में बात करता है, जो कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी को बताता है। ध्यान देना, दिस इज द डिफरेंस। यही से UPSC क्वेश्चन उठाएगा और फेंक देगा आपकी तरफ, अगर पता है तो कर लोगे, तो निकल लोगे, ओके, समझ में, और कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, सब पढ़ो आराम से, सब मिलेगा, एक एक चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, ओके, बताऊंगा अच्छे से, जिससे कि आपका दिमाग प्रोसेस करना सीख जाए। एक बार सीख गए दिमाग प्रोसेस करना, टॉपर बन जाओगे आराम से, ओके। पढ़ते समय प्रोसेस करो दिमाग को, कैसे पढ़ना है, पढ़ना नहीं है केवल, कैसे पढ़ना है, कि क्वेश्चन जो भी मिले उसको कर लें आराम से। तो क्या GDP में क्या था, GDP क्या था, वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी की बात करता है। GDP जो है इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी को शो करता है, बट जो GNP है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात करता है इकोनॉमी के लिए, और ये शो करता है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, ओके। ये किसकी बात करता है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी की बात करता है, और यह इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी को शो करता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी को शो करता है। ऐसा 3 स्टेटमेंट दे दिया गया, और विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, UPSC ने पूछ दिया, ओके, अबाउट द डिफरेंट यूजेज ऑफ GNP। पता है तो टिक करोगे और +2 मार्क्स मिल जाएगा, नहीं तो क्या मिलेगा, या तो छोड़ोगे 0 मार्क मिलेगा, या तो अटेम्प्ट करोगे तो गलत हुआ तो -0.67 मिल जाएगा। समझ में आ गया, तो कैसे पढ़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, क्या पढ़ना वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे पढ़ना है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ओके, नोट डाउन कर लीजिए, ओके। और कोई भी डाउट हो इस GNP से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको आंसर देने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा, ओके। आज के लिए बस, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जितना भी पढ़ाया हो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शेयर करेंगे तो क्या होगा, सबके पास पहुंचेगा, सबको पता चलेगा, सबकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। और जो बेल आइकन है ना उसको दबा जरूर दीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब जब हम वीडियो अपलोड करें। बाय बाय, टेक केयर।